हेलो एवरीवन। आज फिर हम एक नए टॉपिक को लेके हाजिर हुए हैं। तो अब तक के पिछले 3 वीडियोस में हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को देखा था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को देखा था। कल हमने एक्सरे और क्वांटम इफेक्ट को देखा। आज हम मॉडर्न फिजिक्स का आखिरी पार्ट देखेंगे। ये है वेव प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल। और इसमें बहुत बड़ा वीडियो तो नहीं होगा, लेकिन काम की चीज़ें काफ़ी होंगी। इस पूरे टॉपिक को आज हम एंड करने वाले हैं और हो सकता है कि कल से हम एक नए टॉपिक की तरफ मूव करें। उससे पहले मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहता हूँ कि हम सब लोग मिल के यकीन बैच चला रहे हैं, जिससे आईआईटी जैम की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों को हेल्प हो सके। तो ये बेसिकली जैम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बैच चल रही है। तो लेकिन इसी बैच के अंदर हम HCU, DU, CUET, जेस्ट, इन सारी एग्ज़ाम्स की भी तैयारी आपसे करा लेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। अभी इस मंथ तो ये मॉडर्न फिज़िक्स का कोर्स MP, उसके बाद मैथमेटिकल फिज़िक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स का कोर्स चल रहा है। मेरे बाकी 2 दोस्त ये 2 कोर्सेज चला रहे हैं, तो वो अच्छा पढ़ा रहे होंगे, तो आप उनके कोर्सेज भी देख सकते हो, आप मेरे कोर्सेज भी देख सकते हो। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर भी कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर मैं जो चीज़ बता रहा हूँ उसमें आपको कोई गलती लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। और ग्रुप्स में आप ज्वाइन हो सकते हो, ग्रुप्स जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। वहाँ आप बता सकते हो कि क्या गलती हो रही है, क्या सुधार करना चाहिए। तो अगर चीज़ें आप बताएंगे तो डेफिनेटली मैं कुछ और करने की ट्राई करूँगा। और बाकी भी जो एजुकेटर से जो जैसे केमिस्ट्री के भी कोर्सेज चल रहे हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं और यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और आज ये जो टॉपिक है इसका आखिरी पार्ट हम देखने वाले हैं और इसके बाद हम कुछ बातें करेंगे। तो बेसिकली हम ये सब चीज़ें जो देख रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स के अंदर, ये ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स की बातें हैं। तो इन सब चीज़ों को कहा जाता है ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स। जो भी ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि इसमें हम सिर्फ इससे यहाँ तक चेंज किया है। इसके बाद जब श्रोडिंगर ने अपनी इक्वेशंस दी थी, वहाँ से न्यू क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट होती है। तो क्वांटम मैकेनिक्स का अलग से कोर्स बनेगा जहाँ पे आपको वो चीज़ें सारी समझाई जाएंगी कि क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर क्या क्या होगा। तो चलिए अभी आज के इस टॉपिक की तरफ हम मूव करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी क्या है। तो हम इसकी शुरुआत थोड़ी सी न्यूटन से करते हैं। उस ज़माने में जब न्यूटन ने थ्योरी दी थी तो लाइट को उसने पार्टिकल बोल दिया था। फिर हाइजीन ने जब थ्योरी दी तो उसने उसे वेव कंसिडर किया। फिर काफ़ी सारे फिनोमिनन्स आए जिन्होंने पार्टिकल नेचर को सपोर्ट किया, काफ़ी लोगों ने वेव को सपोर्ट किया। तो अब बेसिकली पार्टिकल और वेव क्या होते हैं, तो उसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि जैसे अगर एनर्जी और मोमेंटम की मैं बात करूँ तो ये चीज़ शो करती है पार्टिकल नेचर। और एम्पलीट्यूड और वेव वेक्टर ये चीज़ें जो है ये होती है वेव की कैरेक्टराइजेशन, ये पार्टिकल की और ये वेव की। अब काफ़ी सालों तक इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा कि लाइट पार्टिकल है या लाइट वेव है। किसी ने पार्टिकल को सपोर्ट किया, किसी ने वेव को सपोर्ट किया। तो फिर 1923 में डी ब्रॉगली ने एक पोस्टुलेट किया जो कि था मूविंग पार्टिकल के रिलेटेड। उसने कहा कि जो मूविंग पार्टिकल होगा वो दोनों नेचर, मतलब मूविंग पार्टिकल जो होगा वो बेसिकली है तो पार्टिकल,
लेकिन वो मूव कर रहा है तो वो वेव बिहेवियर भी शो करेगा। उसने ये यहाँ पे मेंशन किया है कि जो वेवलेंथ होगी वो उस मूविंग पार्टिकल के साथ एसोसिएट करेगी, और उसके रिगार्डिंग फिर उसने एक इक्वेशन दिया, ये लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, कि अब जो वेवलेंथ है ये वेव से रिलेटेड है, और ये जो मोमेंटम है ये पार्टिकल से रिलेटेड है। तो दो चीजों को, दो अलग अलग एस्पेक्ट को उसने इस इक्वेशन के थ्रू जोड़ दिया है। और ये जो चीजें ये रिलेटिविस्टिक्स मोमेंटम है, तो ये रिलेटिविटी के कोर्स में आप समझ लेंगे कि गामा कैसे आता है, क्या आता है, क्यों आता है। अभी यहाँ पे ये चीज समझिए कि उसने जो हाइपोथेसिस दिया था उसमें उसने ये चीज बोली थी। इसके अलग अलग फॉर्म है, जैसे इसको काफी प्रूव भी किया गया आगे। तो ये हाइपोथेसिस जो दिया था कि इस तरह से, उसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया था डेविएशन जर्मन एक्सपेरिमेंट में। तो ये एक्सपेरिमेंट आने में लगे 4 साल। उसने हाइपोथेसिस दिया था 1923 में, और ये चीज आई 27 में। तो जब आई तो उसने इस चीज को प्रूव कर दिया कि हाँ, डी ब्रॉगली ने जो कहा था सही कहा था। अब यहाँ पे एक चीज ये भी है कि हर मूविंग पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएट नहीं रहेगी। उसके लिए एक चीज होनी चाहिए कि जो वेवलेंथ है वो उसके साइज से, समझो ए से अगर मैं साइज डिनोट करता हूँ तो उससे कंपेरेबल होनी चाहिए, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इक्वल होनी चाहिए, उसके ऑर्डर में होनी चाहिए। कि अगर जैसे किसी नॉर्मल इंसान की बात करो तो अगर वो 1 मीटर हाइट का है तो उसकी जो वेवलेंथ होनी चाहिए वो भी सम मीटर के फॉर्म में होनी चाहिए, 10⁻⁻⁴ फॉर्म में। बट अगर वो इस फॉर्म में नहीं आती है तो वहां पे वेव एसोसिएट नहीं होगी, या उसका कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं होगा। ये बेसिकली बात है कि जैसे हम अगर देखते हैं, अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन का मास और उसकी अगर वेलोसिटी c भी पकड़ लेते हैं तो मैं यहाँ से वेवलेंथ निकाल सकता हूँ जो उसके साइज के कंपेरेबल आ जाएगी। इलेक्ट्रॉन की जो साइज होती है, जो मीन रेडियस होती है इलेक्ट्रॉन की, उसके कंपेयर में आता है। लेकिन जब एक नॉर्मल इंसान की मैं बात करूँ, जो नॉर्मल इंसान अगर 40 kg का उसका वेट है और वो 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से मूव कर रहा है, और जब मैं कैलकुलेट करता हूँ तो मुझे आता है -35 के ऑर्डर में वेवलेंथ। तो इस केस में मैं उसकी वेवलेंथ नहीं डिटेक्ट कर पाऊंगा। तो ये चीज यहाँ पे दे रखी है कि अगर डी ब्रॉगली वेवलेंथ बहुत स्मॉल होगी तो वहां पे वेव नेचर का कोई सेंस नहीं बनाता। और ये चीज जो है यहाँ पे कि श्रोडिंगर ने क्या किया कि जो नॉर्मल वेव नेचर था वो उसने, कि सबसे पहले ये चीज थी कि वहां पे तब ग्रुप वेलोसिटी का जो कंसेप्ट है वो नहीं था। सबसे पहले ऐसा माना जाता था कि सिंगल वेव है, जिसको चेंज किया कि एक सिंगल वेव नहीं, ये ग्रुप ऑफ वेव है। क्योंकि बाद में ये निकल के आया कि ये जो नॉर्मल फेज वेलोसिटी है कि वह सिंगल वेलोसिटी है, ये जो है ये कभी कभी 2c वगैरह वगैरह निकल के आ रही थी। या फिर जैसे कोई एक इलेक्ट्रॉन है, अगर वो किसी मीडियम से ट्रेवल करता है तो इलेक्ट्रॉन से, मतलब मीडियम से ट्रेवल करते हुए उसकी स्पीड लाइट से भी ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट करती है रिलेटिविटी के साथ, कि जहाँ पे हमने ये कंसीडर किया था कि जो मेरा कोई भी पार्टिकल है वो कभी भी लाइट की स्पीड से ज़्यादा ट्रेवल नहीं कर सकता। लेकिन जब ऐसी कोई चीज़ें निकल के आती है तो इसका मतलब ये कंसेप्ट कहीं पे गलत है। तो इसको ओवरकम करने के लिए फिर यहाँ पे ग्रुप वेलोसिटी का कंसेप्ट आया, कि जहाँ पे फिर सारा ग्रुप मिल के जो वेलोसिटी बनेगी वो अल्टीमेटली c बनेगी। एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की या पर्टिकुलर पार्टिकल की जो स्पीड है वो भले ही ज़्यादा हो, लेकिन टोटल ग्रुप जो है वो उसी स्पीड से मूव करेगा। तो ये जो मॉडिफिकेशन है ये लाया श्रोडिंगर ने।
अब अगर मैं एक फ्री पार्टिकल की बात करूँ तो अगर मैं नॉर्मल क्लासिकली बात करता हूँ तो मैं एनर्जी ऐसे लिख सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी प्लस पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी विल गिव माय टोटल एनर्जी। अगर फ्री पार्टिकल है तो उसका पोटेंशियल जीरो रहता है, तो जो मेरी एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वेयर, और इसको मैं ऐसे ना लिखते हुए हाफ पी स्क्वेयर बाय एम इज इक्वल टू टोटल एनर्जी ई। तो अगर यहाँ से मुझे मोमेंटम निकालना है तो P इज इक्वल टू रूट टू एम ई, बस P की जगह पे मैंने ये वैल्यू रख दी। अगर कोई चार्ज पार्टिकल है तो इन दैट केस उसकी जो एनर्जी आती है वो बेसिकली क्यू वी। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे वर्क डन का कंसेप्ट आता है, तो किसी चार्ज को मूव करने में, पोटेंशियल डिफरेंस देने में जो एनर्जी खर्च होती है, जो उसके अंदर स्टोर रहती है, वो क्यू वी से हम डिनोट करते हैं। तो बस एनर्जी को रिप्लेस कर दिया क्यू वी से। अगर मुझे अब कोई चार्ज पार्टिकल तो है नहीं, कोई न्यूट्रल पार्टिकल है, या फिर किसी चीज़ को मैं थर्मली उसको एनर्जी दे रहा हूँ, तो थर्मल एनर्जी का कंसेप्ट में मेरी जो एनर्जी आएगी ई, वो इक्विवेलेंट होगी के बी टी के। तो ये मेरी एनर्जी आ गई। अगर मैं किसी न्यूट्रल पार्टिकल एटम की मॉलिक्यूल की बात करता हूँ तो वहाँ पे एनर्जी रहती है 3/2 के बी टी। तो बस इंटू 2m, टू से 2 का है 3m के बी टी, ये फॉर्मूला है। ये अब ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये जो कुछ रिलेशन है ये रिलेशन देख लीजिए आप, कि फेज वेलोसिटी जो होती है उसका रिलेशन इस तरह डिनोट होता है। तो ये बेसिकली कैलकुलेट हुआ है, इसका काफ़ी कैलकुलेशन है। जब मैंने नोट्स बनाए थे तो उसके अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें ओमिट कर दी थी, बट अब इसका अगर को प्रूफ चाहिए तो मैं आपको प्रूफ प्रोवाइड करा दूंगा। तो बेसिकली जब काफ़ी कैलकुलेशंस हुए, जैसे पिछले अभी मैंने कहा था कि श्रोडिंगर से पहले, तो जब कैलकुलेशन निकल के आया तो वहाँ से फेज वेलोसिटी का इक्वेशन ये आया। बट अब यहाँ पे देखिए कि ये जो v वेलोसिटी है ये हमेशा c से छोटी रहेगी, तो इसका मतलब जो फेज वेलोसिटी है ये c से काफ़ी बड़ा है, और रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग ये चीज़ हो ही नहीं सकती, c से बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता। तो जहाँ पे अगर c से बड़ा कुछ जाता है तो वहाँ पे एनर्जी का ट्रांसमिशन, ये सब चीज़ें पॉसिबल ही नहीं होंगी। तो इसका मतलब होता है कि फेज वेलोसिटी जो है इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, और हम जो अपना मूविंग पार्टिकल है उसका वेव नेचर इससे नहीं रिप्रेजेंट कर सकते एक प्लेन वेव से। तो तब जाके कंसेप्ट आया ग्रुप वेलोसिटी का, कि एक सिंगल पार्टिकल ही मूव नहीं कर रहा है, तो एक, जैसे समझो एक पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, एक ऐसे मूव कर रहा है, कोई ऐसे मूव कर रहा है, कोई ऐसे मूव कर रहा है, इसकी वेलोसिटी 0.1 सी होगी, इसकी 2 सी, इसकी 0.5 सी, ये सी से मूव कर सकता है। तो ऐसे ओवरऑल जब इसका सुपर पोजिशन हम लेंगे तो ओवरऑल स्पीड जो निकल के आएगी मेरी, वो यही निकल के आएगी। तो ये है ग्रुप का इफेक्ट। आप ग्रुप का इफेक्ट वैसे भी समझ सकते हैं क्योंकि हम सब लोग ग्रुप्स में रहते हैं अक्सर। और एक और रिलेशन यहाँ पे आता है कि फेज वेलोसिटी ग्रुप वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट आता है वो हमेशा सी स्क्वेयर इससे प्रोपोर्शनल आता है, और हमेशा सी स्क्वेयर ही आएगा। ठीक है, ये रिलेशन काम का है, इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस है, मैं आपको क्वेश्चंस करवा दूंगा। और उसके बाद अब कुछ जो एक्स्ट्रा फॉर्मूलेज हैं वो ये भी आप याद कर लीजिए कि फेज वेलोसिटी जो होती है वो ओमेगा बाय के या ई बाय पी से हम डिनोट करते हैं। वही ग्रुप वेलोसिटी के टाइम हम उनका डेरिवेटिव ले लेते हैं, ये फॉर्मूला। अब इन दोनों के बीच में और कुछ रिलेशंस हैं
जैसे ये यहाँ पे रिलेशंस लिखे हैं कि Vg जो होता है वो Vp प्लस के टाइम्स dVp बाई डी, या फिर VdP मतलब Vp माइनस लैम्डा dVp माइनस ये लैम्डा है, इस देख लीजिए लैम्डा। और अगर कोई डिस्पर्सिव मीडियम नहीं है तो इन दैट केस मेरी दोनों वेलोसिटी सेम रहेगी। अगर डिस्पर्सिव मीडियम है तो वहां पर ये कंडीशन है। और इसमें एक दो फॉर्मूले और हैं, जैसे ये फॉर्मूले पहले मुझे पता नहीं थे, लेकिन जैम के पेपर में ये फॉर्मूला आया था, एक क्वेश्चन इस फॉर्मूले के ऊपर बेस आया था सीधे, तो ये फॉर्मूला मैंने लिख लिया था। तो ये चीज आप नोट कर लीजिए, क्योंकि जैसे जैसे आप पीवाई को सॉल्व करते हैं वैसे वैसे आपको कुछ एक्स्ट्रा की चीजें मिलती जाती हैं, तो इस तरह से आप उनको अपने नोट्स में शामिल कर सकते हैं। तो अभी जो हम ये देख रहे थे कि डिस्पर्सिव नॉन डिस्पर्सिव, तो उसका पॉइंट ये यहाँ पे लिखा है कि जब ओमेगा जो होता है वो मेरा लीनियरली वेरी करे के साथ, तो वो मेरा नॉन डिस्पर्सिव मीडियम है। और अगर वो ओमेगा के लीनियरली वेरी नहीं करता है तो वो मेरा डिस्पर्सिव मीडियम हो जाएगा। तो यहाँ पे एक इक्वेशन शायद कम लिखा है मैंने, वो बेसिकली ये है कि जब आप ड्यूअल नेचर की बात करते हैं तो यहाँ पे एक इस तरह से रिलेशन बनता है, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के स्क्वायर। ये रिलेशन आप याद कर लीजिए, पेपर में सीधे सीधे यही रिलेशन बताते हैं, पूछते हैं कि अभी इससे फाइंड आउट करो जो भी करना है। तो यहाँ से ओमेगा नॉट तो मेरा कांस्टेंट है, तो ओमेगा जो है ओमेगा स्क्वायर बेसिकली यहाँ पे इस तरह से प्रोपोर्शनल आता है इससे। तो ये रिलेशन आप ध्यान रखिए, इसके ऊपर बेस ही आपसे वो ग्रुप वेलोसिटी फेज वेलोसिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा। अगर वो इसमें आपसे ये पूछ सकता है कि ये चीज़ दे रखी है, इसमें कुछ और करेक्शन करके वो दे सकता है चीज़ों में, और फिर पूछेगा कि वीजी निकालो, वीजी एंड यहाँ पे समझो मैं कुछ एन ले लेता हूँ, ये एन जो है ये फ्रैक्शन होगा, ये आपको इस इक्वेशन से निकालने को बोल सकता है। यहाँ पे पावर में वो कुछ गड़बड़ कर सकता है, तो इसी रिलेशन से वो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे बना सकता है। तो इसके बाद का जो अगला टॉपिक है वो है अनसर्टेनिटी टॉपिक का, जो कि दिया था हाइजेनबर्ग में, तो उसी के नाम से इसको हम लिखते हैं हाइजेनबर्ग, इसने दिया था ये टॉपिक। तो उसका ये कहना था कि कोई भी दो कैनोनिकली वेरिएबल जो होते हैं उनको माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए आप एक साथ मेजर नहीं कर सकते। कि जैसे अगर मैं क्लासिकली बात करूं तो मैं किसी चीज का अगर कोई कार मूव कर रही है तो उसका मैं पोजीशन भी बता सकता हूँ, उसका मैं मोमेंटम भी बता सकता हूँ, एक साथ एक ही समय पे। वहाँ पे जो इक्वेशंस बनते हैं मोशन के, उसका यूज करके मैं एक ही समय उन दोनों की और 100% श्योरिटी के साथ, गारंटी के साथ चीजें बता सकता हूँ। लेकिन जैसे जैसे मैं नीचे आता हूँ, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की तरफ आता हूँ, वहां पर मैं ये चीज नहीं बता सकता। वहां पे एक सर्टन लिमिट तक ही मैं बता सकता हूँ। अगर मैं कोई चीज 100% एक्यूरेट के साथ बता रहा हूँ तो मैं दूसरी चीज नहीं बता पाऊंगा। तो जैसे अगर मुझे किसी पार्टिकल की पोजीशन पता है तो मैं उसका मोमेंटम बिल्कुल भी नहीं बता पाऊंगा। अगर मुझे मोमेंटम के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन है तो मैं उसकी पोजीशन नहीं बता पाऊंगा। तो विद इन एक सर्टेन लिमिट मैं उसकी प्रेडिक्शन कर सकता हूँ। और वो चीज यहाँ पे ये है कि जो अगर मुझे मेजर भी करना है तो कुछ एरर्स आएंगे मेरे मेजरमेंट के अंदर। तो उसने ये कहा कि
ये जो एरर आने वाली है कि डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स, ये हमेशा ये एरर ग्रेटर देन और इक्वल टू एच कट बाय टू के बराबर आएगी। ये जो एच कट बाय टू है, इससे ये प्रोडक्ट हमेशा बड़ा या इसके बराबर का आएगा, इससे कम नहीं आएगा। तो इसके ऊपर क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि आपको वो दे दे पोजीशन के अलग अलग वैल्यूज, मोमेंटम की अलग अलग वैल्यूज, वो कहे कि अब बताओ यहाँ पे अनसर्टेनिटी होगा या नहीं होगा, लगेगा नहीं लगेगा, वैलिड होगा या नहीं होगा। तो आपको ये चीज़ वहाँ पे प्रूव करनी पड़ेगी। बस आपको वहाँ पे उन दोनों का एरर फाइंड आउट करना पड़ेगा, जो हम स्टैंडर्ड डिविएशन वगैरह लगा के सॉल्व करते हैं। और ये प्रोडक्ट जहाँ पे अगर आपको ऐसे आता है कि डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स एच कट बाय टू, वहाँ पे ये काम नहीं करेगा, वो गलत इन्फॉर्मेशन दे रखी है। और उसी के साथ ये सबसे मेन इक्वेशन है पहला वाला, एनर्जी टाइम वाला आप ध्यान रख सकते हैं, और एंगुलर मोमेंटम और एंगल, इनका भी आप ध्यान रख सकते हैं। लेकिन मेजर जो आएगा वो चीज़ पहले फॉर्मूले के ऊपर ही आएगी, ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। अब जो हमने देखा था, तो कुछ चीज़ें जो इससे पहले ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट में हमने देखी थी, तो बस उसी का यूज़ करके कुछ चीज़ें लिखिए इम्पोर्टेंट। आप इनको सीधा डिराइव भी कर सकते हैं कि जैसे वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव। अब मैटर वेव नाम आया तो कुछ चीज़ें बता देता हूँ। वेव से तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि ये वेव है, और मैटर से लगता होगा कि मैटर जो भी, कि जिसको भी हम देख सकते हैं, जो भी चीज़ है जो मूव कर सकती है, जिसको मास हो सकता है, जो हो सकती है, ये सारी चीज़ें मैटर में आती है। तो मैटर वेव ये कंसेप्ट होता है कि जो भी मैटर मूव करता है उसके साथ जो वेव आती है वो मैटर वेव है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो मैटर वेव एसोसिएट है एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, क्योंकि ये चीज़ हमने अभी देखी है, डी ब्रॉगली ने जो बताया था कि जो भी मूव करता है उसके साथ वेव एसोसिएट रहती है। तो जब अगर कोई चार्ज पार्टिकल है तो उसकी एनर्जी क्यू वी से डिनोट होगी, उसकी वेलोसिटी बेसिकली हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू ई। ये इससे ये चीज़ आई है, बस एनर्जी की जगह पे क्यू वी डाल दिया मैंने। मोमेंटम निकालना है तो एम वी से, ये आ गया। वेवलेंथ एच बाय पी से वेवलेंथ आ गई। अब आपके पास अलग अलग चार्ज पार्टिकल्स हैं, आपके पास इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, अल्फा पार्टिकल है, न्यूट्रॉन है। इससे क्या होगा, आपका मास और चार्ज वेरी करेगा। उन वैल्यूज को डाल के ये सारी वैल्यूज निकल के आती है। ये पहली जो वैल्यू है इसको आप काफ़ी हद तक याद रख सकते हैं, बाकी चीज़ों को याद रखने की उतनी ज़रूरत नहीं है। बट ये चीज़ यहाँ पे सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन के लिए। आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि वोल्टेज जो है इतना इतना, समझो 50 वोल्ट है या 100 वोल्ट है, और अब उसकी वेवलेंथ निकालो। तो सीधे इस फॉर्मूले में वोल्टेज का रूट लेके आप आंसर निकाल सकते हैं। ये ऐसे क्वेश्चंस जैम में वगैरह नहीं मिलेंगे, लेकिन ये क्वेश्चंस आपको VHU DU वगैरह जैसे एग्जाम्स में मिल जाएंगे। वहाँ पे ये क्वेश्चंस भरे पड़े हैं इसी फॉर्म में, कुछ नहीं दे रखा है, बस सीधा वोल्टेज दिया है और वेवलेंथ फाइंड आउट करने को बोला है। और ये चीज़ वैसे पेपर में नहीं आती, बट नॉलेज पर्पस के लिए कि रिलेटिविस्टिकली डी ब्रॉगली वेवलेंथ किस प्रकार फाइंड आउट होती है, आप देख सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि जो डेविसन जर्मन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था 1927 में, और इन्होंने प्रूव किया कि हाँ, डी ब्रॉगला ने जो कहा था वो सही था। वो एक्सपेरिमेंट प्रूव करने के लिए, जो हाइपोथेसिस दिया था वो प्रूव करने के लिए ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। तो यहाँ पे जैसे ये, यहाँ पे थोड़ा सा इसको ठीक से बना देता हूँ।
पीडीएफ बनाते टाइम थोड़ा सा नहीं बन पाता है, पेंसिल से ड्रॉ की हुई डायग्राम्स होती है। यहाँ पे हाई टेंशन बैटरी है, ये HTB, ये मेरा निकेल का क्रिस्टल, और यहाँ से ये डिफ्लेक्ट होके यहाँ आ रहा है ये डिटेक्टर। उसके बाद ये मेरा एनोड है, ये फिलामेंट, ये लो टेंशन बैटरी, ये तो मेरा निकेल का क्रिस्टल है। उसके बाद में यहाँ से ये पार्टिकल इलेक्ट्रॉन गन से होते हुए ये इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन बीम है, यहाँ पे स्ट्राइक करके ये एंगल थीटा, ये एंगल फाई, ये एंगल थीटा। तो ये यहाँ पे डिफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन बीम है, ये मेरा डिटेक्टर है या कलेक्टिंग स्केल है। और ये सब चीज़ मैंने रखी है वैक्यूम के अंदर, वैक्यूम चेम्बर के अंदर, क्योंकि मुझे एक्सटर्नल इफेक्ट्स उतने नहीं चाहिए। तो जब उन्होंने ये डिफ्रैक्शन को देखा था, तो इस सेटअप में बेसिकली तीन चीज़ें हैं। एक इलेक्ट्रॉन गन है जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, एक मेरा निकेल का क्रिस्टल है जिससे वो डिफ्रैक्ट होंगे, और तीसरा होगा इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर जहाँ पे मैं उनको कलेक्ट करूँगा, डिटेक्ट करूँगा कि कैसे हो रहा है, किस एंगल पे वो आ रहे हैं, ये सब चीज़ें। तो जो मेरी इलेक्ट्रॉन गन है उसके अंदर टंगस्टन फिलामेंट है जिसको मैंने बेरियम ऑक्साइड से कोट कर रखा है, और जहाँ से मेरे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि मैंने बैटरी लगा रखी है, तो बैटरी की वजह से वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगी, जिससे वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, और उनको एक पोजीशन कोलिमिनेट करके उन बीम्स को निकेल के जो क्रिस्टल है उसके ऊपर फॉल किया जाएगा, उनके ऊपर एक पर्टिकुलर एंगल पे। जब ये चीज़ होगी तो वहाँ से उस निकेल के क्रिस्टल से इलेक्ट्रॉन बीम्स जो है वो डिफ्रैक्ट होंगे अलग अलग एंगल्स पे। तो जब अलग अलग एंगल्स पे वो डिफ्रैक्ट होंगे तो ऑब्वियसली मुझे कुछ ना कुछ पैटर्न स्क्रीन पे दिखेगा। तो जब ये चीज़ होती है तो उसके बाद पता चला कि जो फाई एंगल है उसकी वैल्यू अगर 50 डिग्री हो, या थीटा एंगल जिसकी वैल्यू 65 डिग्री हो, तो मुझे मैक्सिमा मिल रहा है, और ये मैक्सिमा मिल रहा है 54 वोल्ट पे। तो इसका बेसिकली ग्राफ कुछ इस तरह से है कि यहाँ पे मेरा करंट है, कलेक्टर करंट, और यहाँ पे मेरा एंगल फाई। जब मैं ऐसे इसको मेजर करता हूँ तो ये चीज़ ऐसे ऐसे होते हुए समझो ऐसे ग्राफ में आता है वो ऐसे कि यहाँ पे ये जो है ये 50, और वोल्टेज की भी बात करूँ तो वो भी इसी तरह से आता है। ये जो मैक्सिमा आता है ये यहाँ पे 54 वोल्ट पे आता है, और ये कलेक्टर करंट है। तो इससे अंदाज़ा लगाया कि अच्छा हाँ यहाँ पे ये मैक्सिमा मिल रहा है। तो ये मैक्सिमम वाली वैल्यू लेके जब मैंने सॉल्व किया इसको, तो ये देखो ये जो इलेक्ट्रॉन के लिए सीधा फॉर्मूला यहाँ पे 54 डाल के मेरा आंसर आया 1.67 एंगस्ट्रॉम। अब ये जो ब्रैग्स लॉ है, मैंने यहाँ पे n को 1 ले लिया, वेवलेंथ मुझे निकालनी थी, एंगल मेरे पास था 65 डिग्री, डी मेरे को पता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये एक्सपेरिमेंटल एरर्स के बीच में ही आती हैं, कि ये दोनों वैल्यूज में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। तो इससे ही पता चलता है कि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस जो है वो काफ़ी हद तक सही है। तो आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। मैं जो भी चीज़ें आपको बता रहा हूँ आप उसको नोट कर सकते हैं,
बार बार पॉज करके लिख सकते हैं। अगर आपका रिस्पांस है तो आप ग्रुप में, मतलब आपको अगर अच्छा लगता है ये चीज़ें, मेरे नोट्स आपको अच्छे लगते हैं, तो आप ग्रुप में मांग भी सकते हैं, मैं प्रोवाइड करा दूंगा ये नोट्स। और अगर आपकी डिमांड रही तो नोट्स कैसे बनाएं, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करें, किसी पेपर से क्वेश्चंस को कैसे ट्राई करें, कैसे अटेम्प्ट करना है पेपर को, ये सारी चीज़ें को भी मैं बताने की कोशिश करूँगा। आप बने रहिए फिजिकेम एकेडमी के साथ। फिजिकेम एकेडमी, हमारे वीडियोस को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताएं। कुछ गलतियां होती हो तो हमें करेक्शंस बताएं, हम चीज़ों को ट्राई करेंगे, इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।